अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये 30 वाट की एसएमपीएस सर्किट है जो कि यूनिवर्सल पावर सप्लाई है, यूनिवर्सल अडाप्टर है। तकरीबन 90 से लेके 264 वोल्ट तक इसकी इनपुट है और ये फ्लाई बैक कन्वर्टर डिज़ाइन में है। अगर इसके पार्ट नंबर को देखा जाए, अगर इसकी डाटा शीट देखेंगे तो PSAA30-120R जो 120R होता है, ये 12 वोल्ट 2.5 एम्पेयर में होता है। अगर 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिज़ल्ट 30 आएगा। इसी तरह अगर ये 150 होगा इसके साथ, यहाँ पर अगर इसका नंबर PSAA30R, ये इसका पार्ट नंबर है। आगे ये है इसकी वोल्टेज रेटिंग। 120R जो है ये है 12 वोल्ट का। अगर इसको 30 वाट कहेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 एम्पेयर करंट आएगी। अगर ये 150 होगा तो ये 15 वोल्ट का होगा। अगर यहाँ पे 240 है तो वो 24 वोल्ट का है। उसी तरह करंट कम होती जाएगी। अगर हम कहते हैं 30 वाट का है तो अगर 12 वोल्ट का है तो 2.5 एम्पेयर करंट होगी। अगर ये 15 वोल्ट का है तो 2 एम्पेयर करंट होगी। अगर ये 24 वोल्ट का है तो 1.25 एम्पेयर होगी। तो इसी तरह अगर ये 56 वोल्ट का है तो 0.535 यानी 0.54 एम्पेयर, 540 मिली एम्पेयर करंट होगी। ये एक दोस्त ने 10 पीस मुझे भेजे हैं कि ये 12 की बजाय इसमें 56 वोल्ट आउट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये 56 वोल्ट तो हमारे 56 वोल्ट हमारे किसी भी इस्तेमाल में नहीं होते। तो उन्होंने कहा जी इसका कोई हल किया जाए। आज की इस वीडियो में हम इसका जो सर्किट है वो देखते हैं। जब हम इंटरनेट पे इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं तो ये कोई चीज़ हमें इसकी नहीं मिलती। ना तो इसकी सर्किट डायग्राम है, ना सर्विस मैनुअल है, कुछ भी हमें इसका नहीं मिलता। तो मैंने सबसे पहले तो इसकी सर्किट डायग्राम ड्रा की है ताकि जिनके लिए बनाई है उनको तो फ़ायदा हो ही हो। अगर और भी किसी को इससे फ़ायदा हासिल हो सके तो मज़े की बात है। और इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकली सर्किट भी देखेंगे। और एक आम एसएमपीएस, चाहे आपके पास कोई भी एसएमपीएस हो, तो उसको आप टेस्ट कैसे करेंगे, उसके जितने टेस्ट पैरामीटर्स हैं, जितने टेस्ट स्टेप्स हैं, उनको इन डिटेल देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर में वीडियोस देखना हो बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके इनपुट टर्मिनल हैं ये वाले, जिस पे 90 से लेकर 264 वोल्ट तक आप अप्लाई कर रहे हैं। और फिज़िकली बोर्ड के ऊपर ये 2 पॉइंट हैं, 1 और 2 पॉइंट। इससे आगे डायग्राम में ये फ्यूज़ है, 2.5 एम्पियर का बॉक्स फ्यूज़ ये लगा हुआ है। लाइन वोल्टेज यहाँ से चलेंगे, फ्यूज़ से गुजरेंगे, आगे आ जाएंगे। इसके आगे इस जगह पर देखेंगे तो हमारे पास ये एक ड्यूल लाइन फ़िल्टर है। EMI फ़िल्टर होता है, RFI फ़िल्टर होता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ़िल्टर कहते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये क्या करता है कि लाइन में आने वाली जो स्पाइक्स होती हैं, जो गैर ज़रूरी स्पाइक्स होती हैं, ये उनको ख़त्म करवाने के लिए ये यहाँ पे ब्लॉक करवा देता है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जो ये वाला क्लास X कैपेसिटर है, जो कि एक ख़ास रेट पे जब फ्रीक्वेंसी आती है उस पर तो ये उसको गुजरने दे रहा होता है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी की स्पाइक ज़्यादा आएगी या वोल्टेज 275 वोल्ट से ज़्यादा आएंगे तो ये उस फ्रीक्वेंसी को, ताकि अगले नेक्स्ट सर्किट को डैमेज ना कर सके, तो ये यहाँ से ही रिमूव कर सकता है। इसके साथ 2.2 मेगा ओम और 2.2 मेगा ओम 225 कोड है इस रजिस्टर का, SMT रजिस्टर लगी हुई है। ये वाली 225 कोड की, ये 2.2 मेगा की रजिस्टर लगी हुई है 2। तो ये RLC सर्किट बन रहा है। लाइन के वोल्टेज तो हमने कहा ये गुजरे, ऐसे चले गए। यहाँ से इस पॉइंट पे ये फ़िल्टर लगा हुआ है लाइन और न्यूट्रल के दरमियान। इसके अक्रॉस में ये रजिस्टर लगे हुए हैं और इसी पॉइंट पे देखेंगे तो न्यूट्रल भी यहाँ से हो रही है। तो न्यूट्रल को यहाँ से चलाएंगे तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे फ़िल्टर का दूसरा एंड लगा हुआ है ये वाला। ये 2 कॉइलें होती हैं, पीस ऑफ वायर ही होता है, तार का टुकड़ा ही होता है कोर के ऊपर लपेटा हुआ, लेकिन ये काफ़ी काम कर रहा होता है। एनर्जी स्टोरेज भी करता है और मुख्तलिफ नॉइज़ को सप्रेस भी करवाता है। जितने भी नॉइज़ आ रहे होते हैं, शोर आ रहा होता है, तो उन सब चीज़ों को ये ख़त्म करवाता है। साथ साथ फॉल्ट भी डिस्कस करते चलते हैं। लाइन और न्यूट्रल पे अगर हमने सप्लाई दी है, अगर किसी वक्त फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ गई या वोल्टेज ज़्यादा आ गए, अगर ये कैपेसिटर शार्ट हो गया, तो क्या होगा कि ये यहाँ से ही लाइन और न्यूट्रल को इजी पाथ देकर
क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करेगा। शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि ये फ्यूज़ बर्न होता रहेगा। जैसे ही हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो ये फ्यूज़ डैमेज हो जाएगा। आर, एल और सी ये हमारा फ़िल्टर बन गया। ये फ़िल्टर क्या करेगा, यहाँ से आने वाले नॉइज़ या यहाँ से बैक फ्लो करने वाले नॉइज़ सभी को यहीं पे एक बैरियर या एक गेट की तरह पे काम करेगा, और इस नॉइज़ को, जो इसके स्विचिंग के नॉइज़ होते हैं, उनको पीछे नहीं जाने देगा, इधर से नॉइज़ इधर नहीं आने देगा। तो समझ लें कि एक ये अपने गेट लगा दिया। मैं सादा सादा ज़ुबान में इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि इसको समझने में हमें आसानी हो। जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं उस वक्त फिर हमें काम करने में कभी दिक्कत नहीं आती। आगे आ गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज चाहे एक पीस में होगा चाहे 4 पीस में होगा। अगर तो सिंगल पीस है, मोल्डेड पैक में है, तो भी एक ही बात है। अगर 4 अलग-अलग ऐसे डायोड लगे हुए तो भी एक ही बात है। तो ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज के आगे हमारे पास बल्क कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर हमारे जो रेक्टिफाइड वोल्टेज हैं उस पर चार्ज होगा, और जितनी भी लाइन के अंदर आने वाली रिपल्स हैं उनको स्मूथ करके रेगुलेटेड वोल्टेज हमें दे देगा इस हमारे अगले सर्किट को। हमने कहा था यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे न्यूट्रल है। लाइन को देख लें तो हमने कहा था यहाँ से चल के ये आ गई, न्यूट्रल यहाँ से चली ऐसे आई, इस जगह पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर का दूसरा एंड है। तो ये कॉइल का इस तरह से आप समझ ले जंपर ही लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ और इधर से इधर। इस जगह पे हमारे पास 2 डायोड लगे हुए हैं। ये 2 डायोड लगे हुए हैं, एक इस लाइन में और एक इस लाइन में, इसी तरह एक इस लाइन में और एक इस लाइन में। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज बनकर पॉजिटिव इस जगह पे आ जाएंगे, नेगेटिव वोल्टेज इस जगह पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, बल्क कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला, ये 68 माइक्रोफैरड का है। अभी पॉजिटिव लाइन हमारी यहाँ से रेक्टिफाई होने के बाद इस जगह पे आ जाती है। ब्रिज की नेगेटिव लाइन यहाँ पे आ जाती है। आप ब्रिज को बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं इन 2 पॉइंट्स पर। ये जो कैपेसिटर के 2 पॉइंट्स हैं, इससे लेके जो रियर साइड पे सर्किट है, इसको बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं। मैं साथ साथ इसके जो ईजीएस्ट वे हैं, जैसे जैसे आप आसानी से इसको टेस्ट कर सकेंगे। कोई भी सप्लाई होगी, ये लाजमी नहीं ये सप्लाई, आपके पास कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर फ़िल्टर सर्किट है तो उसको आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। ये डायोड मोड में मल्टीमीटर को रखिए, ये मैंने डायोड मोड में सेट किया। कैपेसिटर के जो पॉजिटिव टर्मिनल है, कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे ब्लैक लीड रखिए और एक इनपुट टर्मिनल पे लगा दें। तो ये देखें 0.56 वोल्ट एक डायोड के ड्रॉप वोल्टेज मिल रहे हैं, और दूसरे इनपुट टर्मिनल पे लगा देंगे तो ये वोल्टेज मिल रहे हैं। अगर तो ये आपको वोल्टेज मिलते हैं तो ठीक है। इस तरह से ये मैंने ब्लैक लीड, ये देखिए ये काली लीड जो है, ब्लैक लीड जो है, नेगेटिव लीड जो है, ये देखें ब्लैक लीड कॉमन पे लगी हुई है। ब्लैक लीड को कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा दें और इनपुट टर्मिनल पे लगाइए, दूसरे न्यूट्रल टर्मिनल पे लगा दें तो दोनों टर्मिनल पे आपको ये इंडिकेशन मिलनी चाहिए। ऐसे ही दूसरा इसका टेस्ट है। अभी इन लीडों को रिवर्स कर दें, जहाँ पे आपने ब्लैक लीड लगाई थी वहाँ पे रेड लीड लगा दीजिए अभी, यानी कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर आप ये रेड लीड लगा दें और इनपुट टर्मिनल पे आप लगाएंगे तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये इसकी गुड कंडीशन है। और इस जगह पे अगर यहाँ पर आपको कोई इंडिकेशन मिलती है इस कंडीशन में कि आपने रेड लीड को कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया, तो हमारे इस सर्किट के अंदर कोई ना कोई चीज़ शॉर्ट है। दोनों इनपुट टर्मिनल पे लगाइए, इसको ओपन या हाई रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए 500 किलो 600 किलो मेगा में। अभी रेड लीड अगर ओपन मिलता है तो वेरी गुड है। अगर ये 500 के से ज़्यादा किसी किस्म का बोर्ड भी है आपका, अगर ये हाई रेजिस्टेंस मिलती है तो वेरी गुड है। अगर ये रेजिस्टेंस लीनियरली बढ़ रही है तो इसका मतलब है हमारे सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अभी रेड लीड को ले जाइए कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर, उसी तरह से इनपुट टर्मिनल पर चेक कर लीजिए तो हमें इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप मिलना चाहिए। अभी
ब्लैक लीड को कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर रखते हुए चेक करेंगे तो ओपन मिलेगा। ये है हमारे इस सर्किट, इस कैपेसिटर से पीछे तक की कार्रवाई। इसमें अभी हमारी काफ़ी चीज़ें चेक हो रही हैं। इसमें अगर हमारे ये मॉसफेट डैमेज होगा तो भी हमें यहाँ पर रीडिंग गलत मिलेगी। अभी यहाँ पर अगर ये मॉसफेट डैमेज होगी तो भी यहाँ पर हमें रॉन्ग रीडिंग मिलेगी। लेकिन अगर आपको इनपुट पर अगर यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा मिल रही है, देखें 2.3 मेगा 4 मेगा मिल रही है, तो ये ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस किलो ओम में है या उससे नीचे है, 2-3 किलो ओम है, तो इसका मतलब है हमारे सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट है, मॉसफेट डैमेज है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इनपुट रेजिस्टेंस, इसको ये होता है इनपुट रेजिस्टेंस टेस्ट। या अगर हमारा ये कैपेसिटर ही शॉर्ट सर्किट है, जैसे ये देखें तो ये फूला हुआ कैपेसिटर है इस सप्लाई के अंदर, इसके भी फॉल्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर किस किस तरह से प्रॉब्लम आते हैं। वोल्टेज बनेंगे इस जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास लगी हुई है 2.2 मेगा की और 2.2 मेगा की दो रजिस्टर लगी हुई हैं, और साथ में देखेंगे तो एक यहाँ पर छोटी सी फेरेट जंपर लगा हुआ है, ये वाला। यहाँ पर देखेंगे तो ये एक आपको जंपर नज़र आ रहा है दरमियान में, इस कैपेसिटर के बिल्कुल नीचे ये वाला। ये एक वायर का पीस ही है और इसके ऊपर फेरेट कोर चढ़ी हुई है। ये इंडक्टर जंपर है। जंपर को फिज़िकली अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव लाइन से लेके ये जंपर लगा हुआ है। जब ये जंपर यहाँ पर पहुँचता है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से जंप करवाए इस जगह पे ले आया। तो इस जगह पे हमारे पास ये 2 to 5 की दो रजिस्टर लगी हुई हैं, 1 और 2, और ये आ रही हैं इस पॉइंट पर। ये दोनों रजिस्टर लाकर ये आ गई पिन नंबर 5 के ऊपर। और उसके बिल्कुल साथ देखिए, ये हमारे पास एक ये कैपेसिटर है C12, इसके पैरेलल में यहाँ पर एक रजिस्टर लगी हुई है, और इसके साथ यहाँ पर एक डायोड है अंदर वाली साइड पे। ये इंटरनल एक यहाँ पर ये रजिस्टर है, और उसके साथ में ये बगल में ये वाला डायोड लगा हुआ है। अब ये जगह इतनी तंग है कि यहाँ पे दिखाना भी मुश्किल हो रहा है, तो इस सप्लाई थोड़ी जी बड़ी बना लो। ये रजिस्टर, ये डायोड, और बैक साइड पे ये कैपेसिटर है। तो ये हमारे पास RCD, ये स्नबर सर्किट हो गया, जो कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के अक्रॉस लगाया जाता है ओवर वोल्टेज स्ट्रेस से बचाने के लिए। क्यों कि फ्लाई बैक में जब एक दफ़ा ये पल्स गुजारी जाती है, जब करंट गुजरेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब ऑफ पीरियड आएगा तो उस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा। सिकुड़ने की वजह से रिवर्स वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, जो कि अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होते हैं। तो उससे क्या होता है कि इस मॉसफेट के ड्रेन पर वोल्टेज स्ट्रेस बढ़ता है और इसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए हमारा ये रिवर्स पोलैरिटी डायोड, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर, ये मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो ये कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल आ जाता है इस जगह पर। ये है कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल। कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये लग रहे हैं सोर्स पिन के साथ। ये रेजिस्टर लगी हुई है, इसको कहते हैं करंट सेंस रेजिस्टर। नेगेटिव टर्मिनल से 1 ओम की रेजिस्टर लगाकर कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर 1 ओम की रेजिस्टर लगाकर ये वाली इस मॉसफेट के सोर्स पिन को दे दी। पॉजिटिव हमने कहा था यहाँ पर पहुँचे, जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो यहाँ पे पहुँचे। एक तो ये हमारे स्टार्टअप रेजिस्टर जो 2 लगी हुई हैं, एक तो इनको मिल गए, और साथ में देखिए तो ये वोल्टेज इस पिन पे आ रहे हैं। ये है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी। इसकी प्राइमरी के कनेक्शन इस तरह से हैं, ये 1 और 2, ये वाले 2 पॉइंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के हैं, और ये है एक्सिलरी वाइंडिंग के 2 कनेक्शन। अभी इसको देख लीजिए, ये एंड जोड़ रहा है कहाँ पर, मॉसफेट के ड्रेन के साथ, और ड्रेन में इस जगह पर डायोड लगा हुआ जो हमने बात की थी। ये डायोड हो गया, ये रजिस्टर हो गई, और इसके पैरेलल में कैपेसिटर हो गया। तो हमारे ये कंपोनेंट 1, 2, 3, ये 3 कंपोनेंट स्नबर के हो गए, और ये स्टार्टअप रजिस्टर हो गई। और यहाँ पर मॉसफेट स्विच करेगी।
अगर मॉसफेट का दूसरा एंड देख लीजिए, ये वाला, तो ये गेट है, गेट से एक जंपर लगकर यहाँ पर आ रहा है और इसके साथ इसकी ये गेट बाइसिंग कंपोनेंट लगकर ये वाले, तो इसकी पिन नंबर 6 पे, इस 0 हम जंपर के थ्रू पिन नंबर 6 पे आ गए। ये हमने स्टार्टअप रजिस्टर की बात की थी, तो ये पिन नंबर 5 पे आ रही है, ये वाला पॉइंट पिन नंबर 5 पे आ रहा है। इसके साथ ये कैपेसिटर है और उसके साथ ये डायोड और एक रजिस्टर लगी हुई है। अभी इसका सेटअप देख लें। ये ट्रांसफार्मर का ये एक्सिलरी वाइंडिंग का ये पॉइंट ग्राउंड है, एक्सिलरी वाइंडिंग का दूसरा एंड 2R2 2.2 ओम की रजिस्टर है, इस जगह पे डायोड है, इसके बिल्कुल अंदर वाली साइड पे ये वाला, और साथ में ये VCC कैपेसिटर है। ये हमारे पास एक्सिलरी वाइंडिंग का ये एंड ग्राउंड है, एक्सिलरी वाइंडिंग का ये एंड आउटपुट है, यहाँ पे 2.2 ओम की रजिस्टर है। इसके साथ यहाँ पर देखिए तो ये डायोड है, डायोड के साथ बिल्कुल साथ बगल में ये आ रहा है हमारे पास कैपेसिटर, जो VCC कैपेसिटर होता है। तो इनकी लोकेशन कहाँ पे आ गई, बिल्कुल अंदर वाली साइड पे देखेंगे तो ये डायोड है और ये हमारा VCC कैपेसिटर है, ये वाला। तो ये कैपेसिटर यहाँ पर पिन नंबर 5 पर आ रहा है। पिन नंबर 4 को देख लीजिए, पिन नंबर 4 पे ये वाला, ये पिन नंबर 4 है, पिन नंबर 4 इस रेजिस्टेंस पे आ रही है, इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि कनेक्ट है हमारी करंट सेंस रजिस्टर के साथ। करंट सेंस से जो आउटपुट आउट होगी वो देखिए यहाँ से आउट होकर, इस जगह से आउट होकर पिन नंबर 4 पे आ रही है। इस IC का पिन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 पिन, ये FFK14 IC है, SMD कोड है इसका। तो ये करंट मॉड SMPS कंट्रोलर है। पिन नंबर 1 को देख लीजिए तो ये ग्राउंड है, ये डॉट वाली साइड पिन नंबर 1 है, तो ये ग्राउंड है। ग्राउंड कहाँ पे आ रहा है, पिन नंबर 1 ग्राउंड है। पिन नंबर 2 को देख लेंगे तो पिन नंबर 2 आ रही है हमारी इस ऑप्टो कपलर पर, पिन नंबर 2 ऑप्टो कपलर पे आ गई। इसी तरह पिन नंबर 3 जो है, इसके साथ ये 100K की रजिस्टर लगी हुई है, तो ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग के लिए है। अभी हम डायग्राम पे इन चीज़ों को देख लेते हैं। 2.2 मेगा की 2 रजिस्टर सीरीज़ में लगने के बाद जब ये IC ऑफ है तो यहाँ से जो वोल्टेज होंगे ये इसको स्टार्टअप करंट देंगे, ये कैपेसिटर चार्ज होगा। जब ये कैपेसिटर अपने VDD थ्रेशोल्ड जो है, स्टार्टअप थ्रेशोल्ड जो है उस पे जाएगा, जो स्टार्टअप कंडीशन के लिए है 22 वोल्ट है या जितना भी है, जब उस लेवल पे पहुंचेगा ये कैपेसिटर तो ये IC स्विचिंग स्टार्ट कर देगी। जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट करेगी, अभी पहले यहाँ से वोल्टेज नहीं आ रहे, वोल्टेज आ रहे हैं इस जगह पर। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था एक दोस्त का, उन्होंने कहा जी हमें IC स्टार्ट नहीं ले रही। इस कैपेसिटर पर उन्होंने UC3843 की बात की कि उस कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं बन रहे, 1 2 3 वोल्ट बनते हैं। अगर 1 2 3 वोल्ट बनते हैं, UC3843 है, कोई भी IC है, अगर वो IC वोल्टेज मेंटेन नहीं कर रही तो हो क्या रहा होता है कि वो IC इंटरनली लीक हो रही होती है। उसका जो इंटरनल रेगुलेटर है, ये UVLO की मॉसफेट उसके अंदर लगी होती है, वो डैमेज हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में आप IC रिप्लेस करेंगे। यानी अगर ये रजिस्टर कैलकुलेटेड होती है जो कि IC की स्टार्टअप करंट, अगर इस IC की स्टार्टअप करंट है 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर ये IC उस वक्त तक काम नहीं करेगी जब तक ये कैपेसिटर उस UVLO वोल्टेज पर नहीं पहुंचेगा। जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज होगा तब ये IC फंक्शन स्टार्ट करेगी। अगर ये पहले ही अपना काम शुरू कर चुकी है तो ये इस कैपेसिटर पे वोल्टेज मेंटेन नहीं होने देगी। तो नतीजतन क्या होगा, ये हमारी SMPS कंट्रोलर स्टार्ट नहीं होगी। अभी वोल्टेज बने, एक लेवल पे पहुंचे, IC ने स्विचिंग स्टार्ट कर दी। इस IC के अंदर इंटरनल मॉसफेट नहीं है, एक्सटर्नल मॉसफेट है। पिन नंबर 6 से देखें तो यहाँ पर 10K की और 47 ओहम की रेजिस्टेंस लगाकर इसको ड्राइव दी मॉसफेट को। ये मॉसफेट स्विच करेगी। अभी जब स्विच करेगी तो करेगी क्या, ये है हमारा नेगेटिव लाइन, ग्राउंड लाइन, जो कि प्राइमरी ग्राउंड है कैपेसिटर, मेन DC कैपेसिटर का। जो हमने कहा था मेन DC कैपेसिटर से 1 ओहम की रेजिस्टेंस लगकर मॉसफेट के सोर्स पे आई, ड्रेन पे प्राइमरी कनेक्ट है। जैसे ही करंट चलेगी, यहाँ से करंट चली, मॉसफेट में से गुजरी, पल्स गुजरी, इसने क्या किया, उस स्विचिंग साइकिल को ऑफ कर दिया। जैसे ऑफ करेगी करंट तो गुजर गई। कितनी करंट गुजरी, फॉर एग्जांपल
हम कहते हैं कि ये 4 and 60 है, 4 एम्पेयर 600 वोल्ट की मॉसफेट है। तो अगर 2 एम्पेयर करंट गुजरी तो 1 ओम की रजिस्टर है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो वोल्टेज अभी I हमारे पास है 2 एम्पेयर, रजिस्टेंस है 1 ओम, तो इस पे 2 वोल्ट ड्रॉप होंगे। ये जो ड्रॉप वोल्टेज हैं ये कहाँ पे जाएंगे? इस आईसी की पिन नंबर 4 पे चले जाएंगे। इस आईसी को पता चल गया कि कितनी करंट गुजरी है। अगर ये मॉसफेट शॉर्ट है तो क्या करेगी? ये मैक्सिमम करंट बगैर स्विचिंग के गुजारेगी। जैसे ही अगर मॉसफेट शॉर्ट हो चुकी है तो करंट बगैर स्विचिंग के, क्योंकि शॉर्ट हो चुकी है तो शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करेगी। तो उस वक्त इस लाइन में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो ये आईसी कट ऑफ मोड में चली जाएगी, आईसी वर्क नहीं करेगी, मॉसफेट भी प्रॉब्लम करेगी, तो ये हमारी स्विचिंग स्टार्ट नहीं होगी। अभी जितने वोल्टेज लेवल हैं वो यहाँ पे चले जाएंगे। अगर एक लिमिट तक करंट जितनी इसकी अलाउ है, फॉर एग्जांपल ये इस पिन पे कहता है कि मुझे 2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर 2 या 3 वोल्ट जो भी लिमिट है इस आईसी की स्पेसिफिकेशन में जो होगी, उस लिमिट से जब ज़्यादा वोल्टेज होंगे, कोई भी एसएमपीएस कंट्रोलर जो कि करंट मॉड होगी, जो कि करंट को सेंस करवाएगी, तो वो आईसी उसी वक्त कट ऑफ स्टेट पे चली जाएगी। एक तो ये प्रॉब्लम होता है कि ओवर करंट कंडीशन में करंट प्रोटेक्शन कैसे काम करती है। करंट चली, मैग्नेटिक फील्ड बना, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होंगे। यहाँ पर एक्सिलरी वाइंडिंग, मैंने सर्किट को आसान और सादा बनाने के लिए मैंने एक्सिलरी एक साइड पे लगा दी है। तो जो वोल्टेज बने इसमें भी बनेंगे, इसमें भी बनेंगे। अभी इसकी टर्न रेशो जितनी है उतने वोल्टेज बने। इसकी टर्न रेशो है ये 57 वोल्ट, 57 वोल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ से L3 एक इंडक्टर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, और साथ में इसके RC स्नबर है जो कि इसकी रिकवरी के लिए है। तो ये हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, 120 माइक्रो का है और 63 वोल्ट का है। कैपेसिटर चार्ज हुआ, एक लाइन हमारे पास ये नीचे डाउन हो रही है, इसको भी देखते हैं। इसके आगे इंडक्टर है, इंडक्टर के बाद फिर एक कैपेसिटर है, फिर एक लाइन नीचे आ रही है। ये सर्किट एक अलग है, फीडबैक सर्किट है, इसको देखते हैं। आगे आउटपुट फिल्टर है जो कि ड्यूल लाइन फिल्टर है आउटपुट के लिए, रिपल्स को रिमूव करवाने के लिए, स्मूथ करने के लिए वोल्टेज का। अभी आ जाए यहाँ पर, एक यहाँ पर 39 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है, इसके साथ 850 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये देखिए PC817 है, ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। आगे TL431 है। तो ये हमारा एडजस्टेबल जीनर रेगुलेटर है। अभी यहाँ पर जहाँ आम सर्किट के अंदर एक जितने भी पावर सप्लाईज हम मैक्सिमम देखते हैं, तो वहाँ पर एक TL431 है, PC817 का डायोड है, एक रजिस्टर होती है और वो कनेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर 39 वोल्ट का डायोड एक जीनर लगा हुआ है। तो ये क्यों लगा है? इसका जवाब ये है कि TL431 की लिमिट है कि आप इसको 40 वोल्ट से ज़्यादा, पिन नंबर 3 से लेके पिन नंबर 2 तक 40 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जब अगर हमारे पास सर्किट में वोल्टेज ज़्यादा है, हमने ज़्यादा बड़ी लाइन को सेंस करना है, तो हम क्या करते हैं, इस 39 वोल्ट को इस 57 वोल्ट में से 39 यहाँ पे ड्रॉप करवा दिए, 39 इसमें ड्रॉप करवा दिए, 1 वोल्ट ये खा जाता है इसका एलईडी, इसकी एलईडी जो है 39 और 41, कुछ थोड़ी सी करंट लिमिट रजिस्टर कुछ मिली वोल्ट ये खा जाएगी। और आप कहते हैं कि जी 39 और 41 वोल्ट ये आ गए इनके लिए, तो 57 में से 40 निकल जाएंगे, तो बाकी पीछे बचेंगे 16 वोल्ट। 16 वोल्ट हम इस पर देखें तो इसको काम करवा रहे हैं। तो ये अपनी सेफ लिमिट में पिन नंबर 3 से 2 तक जो इसके वोल्टेज हैं, 3 इसकी कैथोड है, तो जीनर की इसकी लिमिट जो है वो 40 वोल्ट मैक्सिमम है। तो इसको 16 वोल्ट की रेंज में रख के काम करवा दिया जाता है। क्योंकि जब काम कैसे करना है, यहाँ पर एक लाइन है, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर मिलकर वोल्टेज डिवाइडर काम कर रहे हैं। वोल्टेज की डिवीजन करेंगे, तकसीम करेंगे। यानी 57 है तो 57 में से जब पूरे 57 वोल्ट होंगे यहाँ पर, तो ये इनकी जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो आपस में तनासब रखा है, जो इनकी निस्बत है, ये कैसे तकसीम करेंगे कि जब पूरे 57 वोल्ट हैं तो 2.5 2.5 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाएंगे और बाकी जितने वोल्ट बचेंगे इस पे आ जाएंगे। उस वक्त जब ये 2.5 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, ये जो हमारा रेगुलेटर है ये यहाँ से करंट फ्लो करवाएगा। इससे पहले अगर ये वोल्टेज 2.5 से कम है, फॉर एग्जांपल 50 वोल्ट आ गए, 50 वोल्ट 39 इसको मिल गए, इसको भी मिल गए, इसको भी 13-14 वोल्ट मिल गए, लेकिन इसको ज़रूरत है
आप कहते हैं कि यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, गेट इसका तब खुलेगा, यानी यहाँ पर एक आपने चौकीदार बिठा दिया है। इस चौकीदार ने ये देखना है कि जब ये वोल्टेज इस लाइन पे 2.5 होंगे तो ये आगे इजाज़त देगा गुज़रने की इस करंट को। 57 वोल्ट पूरे हुए, करंट गुजरी, लाइट ऑन हुई, ऑप्टो कपलर ने कंडक्ट किया, क्योंकि ये एक ट्यूब के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बंद है, तो ये लाइट इस गेट को एक्टिवेट करवाएगी। तो इस ट्रांजिस्टर के जो फॉरवर्ड वोल्टेज हैं, जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड होगा, तो ये तकरीबन 2 जंक्शन होते हैं, तो 0.7 1.4 वोल्ट के क्रॉस इस पिन नंबर 2 पे अप्लाई करवा देगा। ये ग्राउंड लाइन से ये इतने वोल्टेज ये करवा देगा, क्योंकि ये सिंक करंट हो रही होती है। तो ये हमारी आईसी को पता चल जाएगा जी वोल्टेज 57 वोल्ट पूरे हो गए। तो उस कंडीशन में ये आईसी अपना वहाँ पे ड्यूटी साइकिल मेंटेन कर लेगी, यानी एक पल्स के दौरान कितने परसेंट इसने ऑन रखना है, कितने परसेंट ऑफ रखना है, तो ये अपने आप को वहाँ पे स्टेबल कर लेगी। जैसे ही आप कोई लोड कनेक्ट करेंगे, जैसे ही लोड कनेक्ट किया, अभी ये कैपेसिटर हमारा आउटपुट सोर्स है, देखें तो ये L1 एक हमारे पास इंडक्टर है जो कि करंट के फ्लो में रुकावट देता है। तो हमारा लोड यहाँ पे कनेक्ट हुआ, फ़ौरन से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा। जैसे ही ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे, 57 की बजाय आप कहते हैं कि 56 वोल्ट हो गए। पहले लेवल ये चल रहा था, ये थोड़ा सा ऐसे डाउन होगा 56 वोल्ट पे, फिर जैसे ही डाउन होना शुरू हुआ ये 2.5 से कम होना शुरू हो गए। ये बेसिकली 2.495 होते हैं, 2.5 इसको आम जुबान में कहा जाता है, तो ये होते हैं 2.495। अगर 2.493 हो जाएंगे, जैसे जैसे ये वोल्टेज ड्रॉप होगा तो मिली वोल्ट में चेंज होता है, 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा कम होगा। इसने अपना काम दिखा जाना है, इसने फ़ौरन क्या करना है कि कैथोड करंट को कम कर देना है। जैसे कम करेगी ये लाइट कम हो जाएगी, करंट कम हुई, इस ट्रांजिस्टर की जो कंडक्शन है वो कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इसका बढ़ेगा। ये वोल्टेज ड्रॉप पिन नंबर 2 को थोड़ा सा हाई करेगा, इस कंट्रोलर को पता चल जाएगा जी वोल्टेज आगे ड्रॉप हो गए हैं। जैसे ही ड्रॉप हुए इसने फिर से थोड़ा सा ड्यूटी साइकिल बढ़ाया। जैसे ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी, जितनी टाइम के लिए ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफ़र करेगा। जितनी कमी आई थी लोड कनेक्ट होने की वजह से, उतना ही ये पंप करके इस कैपेसिटर को चार्ज करवा देगा, इसको भी चार्ज करवाएगा, और ये लीनियर चार्ज होगा। तो हमारा जितना लोड बढ़ता जाएगा उतना डिस्चार्जिंग टाइम इसका ज़्यादा होता जाएगा, रैंप्स बनेंगे इस तरह। अगर ये आईसी 70 किलोहर्ट्ज़ पे काम कर रही है तो 1 सेकंड में 70,000 बार ये पंप करेगी, ये इसको ऑन ऑफ करवाएगी। जब नो लोड होता है तो ये इस आईसी की, ये ग्रीन मॉड आईसी है तो इसकी खासियत है कि ये अपनी फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप कर देगी। तो ये 22 किलोहर्ट्ज़ पे, 21 किलोहर्ट्ज़ पे ये काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उस वक्त लोड नहीं होता, तो उसको बहुत ज़्यादा स्विचिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा। जैसे ही लोड कनेक्ट होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएंगे, और फिर उसमें ऑन ऑफ टाइम चेंज करेगी। चलें इस सर्किट को प्रैक्टिकली देखते हैं। आप इलेक्ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इसको रिपेयर करने की या इसके साथ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर परहेज़ कीजिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसी वोल्टेज। ये हमने 260 वोल्ट अप्लाई किए, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अभी अगर आपके पास जितने भी वोल्टेज हैं, मेरे पास 260 वोल्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.414 से, तो 367 वोल्ट, 367 वोल्ट हमें डीसी मिलने चाहिए। ये 363, ये तकरीबन उसके राउंड अबाउट वोल्टेज आपको मिल रहे हैं। ये हमारे पास डीसी वोल्टेज आ गए, और 363 वोल्ट डीसी हमारी इस कैपेसिटर पर आ गई। अगर ये वोल्टेज आपको जो हमने कैलकुलेट किए हैं, अगर ये इस तरह आपको नहीं मिलते तो हमारा ये कैपेसिटर ख़राब है। अगर आपके पास ये वोल्टेज 115 वोल्ट, लाइन वोल्टेज 115 है, तो उसको 1.414 से कर देंगे तो 160-162 वोल्ट आपको मिलने चाहिए कैपेसिटर पर।
तो इस कंडीशन में हमारे पास ये 363 वोल्ट आ गए। अभी इसके बाद हमें जो सबसे पहली चीज़ चेक करनी होती है किसी भी एसएमपीएस कंट्रोलर के अंदर कि आया वो काम कर रही है या नहीं कर रही, तो वीसीसी कैपेसिटर को देखा जाता है। तो ये 22-23 वोल्ट हमें ये मिल रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने इंग्लिश चैनल पे अपलोड की थी, तो वहाँ पे मुझे ये कमेंट आया था 22 वोल्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये 40 वोल्ट तक भी एसएमपीएस कंट्रोलर्स के अंदर होते हैं। बाज़ आईसीज 4 वोल्ट पे काम कर रही होती हैं, 4.5 पे काम कर रही होती हैं, 9 पे, 16 पे, तो कुछ आईसी जो 40 वोल्ट तक भी जाती हैं। तो ये आईसी इसकी नॉर्मल कंडीशन है, 22-23 वोल्ट इसके 22.8 वोल्ट इसको मिल रहे हैं, तो ये ठीक है। इसके बाद ये सप्लाई यहाँ पर आ रही होती है मॉसफेट को, मॉसफेट स्विच करती है। इस जगह पर हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं इसकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के अगेंस्ट। अभी ये आईसी चूँकि इसकी मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जो इसको चाहिए उस पर अप्लाई किया हुआ है, तो ये तकरीबन 31 किलोहर्ट्ज़ पे इसकी स्विचिंग हो रही है। अगर ये सप्लाई वोल्टेज आप 220 कर देंगे तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होकर विदाउट नो लोड ये आ जाएगी तकरीबन 22 किलोहर्ट्ज़ पे। जैसे ही लोड देंगे तो ये सप्लाई यहाँ पर ये आ जाएगी इसकी तकरीबन 70 किलोहर्ट्ज़, 65-66 किलोहर्ट्ज़ पे आ जाएगी। ये देखिए, एक सवाल ये आया था कि आप ट्रांसफार्मर एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की जो हम आउटपुट चेक करते हैं तो हमें आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिलते। उसका जवाब ये है क्योंकि एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग की जाती है वो उसमें 1-2 टर्न होते हैं, 3 टर्न होते हैं, और वायर उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वायर की, तार की, वो माइक्रो ओम में होती है। जब आप माइक्रो ओम में देखेंगे तो वहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स में से जब करंट मैक्सिमम फ्लो करवानी है तो उसमें तो V = I/R होता है। जब आपके पास ट्रांसफार्मर की इंटरनल वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ही माइक्रो ओम में है तो अगर उसमें से आप करंट गुजारेंगे तो मिली ओम वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये डीसी पे करता हूँ, तो हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं हमारे डायोड पे। जो रेक्टिफायर आपके पास कोई भी लगा होगा, अगर आपके पास ATX पावर सप्लाई है या आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है तो आप उस पर चेक करेंगे। यहाँ पर हम सप्लाई ये जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है इस पे नहीं चेक करेंगे, ये वोल्टेज इस पे नहीं चेक होंगे ट्रांसफार्मर की आउटपुट में। ये चेक करेंगे हम ये जो आउटपुट पॉइंट है इसके साथ, देखें इंडक्टर लगाकर ये रेक्टिफायर लगा हुआ है ये वाला, तो इस रेक्टिफायर के अक्रॉस आप वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी तो बिल्कुल माइक्रो ओम में है। जब माइक्रो ओम में है, जो वोल्टेज बने पंप हुए, डायोड से आगे गुजरे, कैपेसिटर को चार्ज करवा दिया। अभी आप वोल्टेज इसके अक्रॉस चेक करेंगे क्योंकि ये एक साइड से गुजरने दे रहा है और वापसी पे उसको स्टॉप करवाता है, तो कैपेसिटर को चार्ज करवा रहे हैं। जो वोल्टेज बने, क्योंकि इसका तो साइकिल चेंज हो रहा है, हाई लो हाई लो हाई लो, तो जब गुजरे, जो गुजरने वाले वोल्टेज वो कैपेसिटर पे चले गए। जब साइकिल रिवर्स हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हुआ, उस वक्त काम ख़त्म हो गया, क्योंकि इसने उस वक्त उसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस पेश करनी है। तो जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है वोल्टेज भी वहीं पे ड्रॉप होते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रहा है, दे रहा है रिवर्स बायस में हमारा ये डायोड। फॉरवर्ड कंडीशन में 1 वोल्ट और रिवर्स कंडीशन में जितने भी आपकी सप्लाई वोल्टेज हैं वो इस पे आएंगे, तो आप वो वोल्टेज इस पे चेक करेंगे। तो ये किसी भी डायोड के ये रिवर्स वोल्टेज होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो 56 वोल्ट यहाँ पे आए। अगर आप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में देख लेंगे तो आपको कितने, ये तकरीबन 200 मिली वोल्ट मिल रहे हैं, 200 मिली वोल्ट, और बाकी सारे के सारे वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो 56.8 वोल्ट ये हैं और 0.2 वोल्ट ये हो गए, तो टोटल वोल्टेज जो है हमारे 57 वोल्ट यहाँ पे आ गए। इसके बाद जो मैं जीनर की बात कर रहा था, तो ये है वो वाला जीनर, ये 39 वोल्ट का जीनर है। इसने 39 वोल्ट इसने लिए, इसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि करंट लिमिट करवाती है, तो 0.4 वोल्ट, ये 399 मिली वोल्ट ये इसने ले लिए, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। 39 वोल्ट इसने लिए, 0.4 इसने ले लिए। आगे PC817 को देख लें, तो ये PC817 के जो फॉरवर्ड वोल्टेज हैं वो है 1 वोल्ट, 1.01 वोल्ट इसने ले लिए। 39 39.1 वोल्ट, 0.4 इसके हो गए,
तो ये 39.39 ये 5 हो गए, 1 वोल्ट इसका आ गया, तो ये 40 वोल्ट हो गए। और बाकी जो हम कहते हैं कि पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2 पे ये वाले जो हमारे ये वाले वोल्टेज हैं, तो ये वोल्टेज हमारे आ गए इस पॉइंट पर, ये है 16.5, 16.5, 17.5, 18 और 39, 57 वोल्ट। 57 वोल्ट जो हमने अप्लाई करवाए थे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तकसीम हो गए इस पूरी लाइन में। अभी हम कहते हैं कि ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज 2.5 वोल्ट ये अप्लाई किए जाते हैं इस TL431 की पिन नंबर 1 पे, जो कि रेफरेंस पिन है। ये वो वोल्टेज है 2.494, ये वो वोल्टेज हैं जो कि इस रजिस्टर पे हमने कहा था इस रजिस्टर पे ड्रॉप करवा कर पिन नंबर 1 को दिए जाते हैं। जिस वक्त TL431 की पिन नंबर 1 पे ये 2.494 वोल्टेज आते हैं जो कि इस रजिस्टर पे ड्रॉप हुए, तो ये करंट फ्लो करवाती है इस LED में से। अभी अगर हमारे पास ये जीनर ख़राब है तो उस वक्त क्या होगा कि ये करंट फ्लो नहीं करवाएगा। ऑप्टो कपलर ख़राब है, करंट फ्लो नहीं करवाएगा। यहाँ पे ये सिस्टम ख़राब है, हमारा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क ख़राब है, करंट फ्लो नहीं करवाएगा। कैपेसिटर ख़राब है, फुली चार्ज नहीं हो रहा, चार्ज होल्ड नहीं हो रहा, फ्लक्चुएशन होगी। ऐसी सूरत में जब इसको फीडबैक नहीं मिलेगी तो फ्लक्चुएशन होगी। जब फ्लक्चुएशन होगी तो उस वक्त हमें इस कैपेसिटर पर, VCC कैपेसिटर पर, जो कि ये स्टार्टअप रजिस्टर के साथ लगा हुआ है, या पिन नंबर 5 जो VCC पिन है उस पर लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगी, वोल्टेज अप डाउन होंगे, आउटपुट पर फ्लक्चुएशन मिलेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं ये फीडबैक के ना मिलने की वजह से हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फ्यूचर में वीडियो देखना हो तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो अगले सेशन में हम इस सर्किट, इस SMPS का ट्रांसफार्मर निकालेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। उसको यहाँ पे अभी हमें मिल रहा है 57, तो 57 वोल्ट की बजाय 12 वोल्ट लेंगे और करंट है इसकी 0.54 एम्पियर, आधा एम्पियर है, इसको बढ़ाकर 2.5 एम्पियर करेंगे तो वाटेज हमारे 30 वाट रहेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।